नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। पंचायत में नियुक्त हुए प्रशासकों का अब कार्यकाल जो है वो नहीं बढ़ेगा। पंचायती राज विभाग ने पूरा प्लान तैयार किया है। आपको बता दें, अगले 2 माह के भीतर पंचायत चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तिथि का तय नहीं किया गया है, लेकिन विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो आपको बता दें, प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का अब कार्यकाल जो है वो नहीं बढ़ेगा। प्रदेश में अगले महीने के भीतर 2 महीने के भीतर जो है वो चुनाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, करीब 7,832 ग्राम पंचायतें हैं और 3,162 क्षेत्र हैं, जिसमें 385 जिला पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने जा रहा है। समाप्त होने के बाद से ही ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रशासन जो नियुक्त किए गए हैं उनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, निवर्तमान में पंचायत प्रतिनिधियों को ही पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया गया था। 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों में जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जो है 1 जून को और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल जो है 10 जून को खत्म हो रहा है। तो अगले 2 माह के भीतर जो है वो पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसी को लेकर कई तरह की सियासत जो है वो तेज हो गई है। हालांकि अभी तिथि नहीं बताया गया है, लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो अब नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें, पंचायत चुनाव की तिथि जो है अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन विभाग की तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने के भीतर पंचायत चुनाव जो है वो हो सकता है। पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें, प्रशासकों का अब कार्यकाल जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। तो पंचायत में नियुक्त हुए प्रशासकों का कार्यकाल जो है अब नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। तो देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। पंचायत में नियुक्त हुए प्रशासकों का अब कार्यकाल जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, पंचायत चुनाव को लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जो प्रशासक है उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि जो पंचायत चुनाव है वो काफी पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं और जिसके कारण आप देखिएगा जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चर्चाएं हैं कि जल्दी ही पंचायत चुनाव उत्तराखंड के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो प्रशासक बनाए गए थे उनका जो कार्यकाल है वो भी जल्द समाप्त हो रहा है और उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बात की जा रही थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब वो प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यानी कहा जा सकता है कि 2 माह के अंदर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव हो सकते हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं शासन प्रशासन की वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अभी तिथियां घोषित नहीं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2 माह के अंदर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव हो सकते हैं। जी धनराज, अगर बात की जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि पंचायतों में जो प्रशासकों का कार्यकाल है उसे अब नहीं बढ़ाया जाएगा, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए पहले भी जो है प्रशासक बनाए गए थे और उनका कार्यकाल अब बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मना कर दिया गया है। क्योंकि अब देखिए कि पंचायत चुनाव होना लाजमी है, क्योंकि लगातार अब देख रहे हैं कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी पार्टी पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती है। लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं इस मोड में आ चुकी है कि पंचायत चुनाव होने चाहिए, क्योंकि काफी समय हो चुका है पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकाल है वो भी समाप्त होने वाला है प्रशासकों का और अब पंचायत चुनाव की राह कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सियासत यदि देखें तो लगातार सियासत पंचायत चुनाव पर हो रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो अब समाप्त होता हुआ नजर आएगा और 2 माह के अंदर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो करा दिए जाएंगे। जी धनराज, अगर बात की जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बरसात का सीजन जो भी, ये भी प्रमुख रीजन रहा है पंचायत चुनाव में देरी का, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या 2 महीने के भीतर ये पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे?
बिल्कुल करके देखिए, आपने देखा है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और जी। पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव होना एक तरीके से जब बरसात का मौसम हो तो इसमें होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिस तरीके से माना जा रहा है कि जल्दी अब कहीं ना कहीं मानसून भी आने वाले हैं और मानसून से पहले कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो संपन्न करा लिए जाए। तो इसको देखते हुए लगता है कि 2 माह के अंदर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हो जाए, क्योंकि जो चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और तमाम जो शासन प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है धनराज, उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है? जैसे सियासत भी बढ़ गई है, तो क्या माना जा रहा है कि जिन प्रशासकों का कार्यकाल जो है नहीं बढ़ाया जाएगा, उनकी जगह किन्हें मौका दिया जाएगा? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे उनमें किसी का भी कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि अब पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए, क्योंकि इसका काफी समय हो चुका है और 2 माह के अंदर पंचायत चुनाव कराने हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जी बिल्कुल धनराज, अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड में 2 महीने के भीतर ये पंचायत चुनाव हो पा रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को इस बार और भी अधिक गंभीरता के साथ लाया जा रहा है। आपको बता दें, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया है कि अभी तक लगभग 7 लाख पंजीकरण जो है इस बार हो चुके हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन में वाहनों की भी जानकारी अलग अलग से ली गई है। बता दें कि यात्री अधिक आने की स्थिति में अलग से नए होर्डिंग्स एरिया बनाए गए हैं, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग शामिल हैं। आपको बता दें 15 अप्रैल को एक और अहम बैठक की जाएगी, जिसमें हर तरह के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ऋषिकेश में भी ये समीक्षा बैठक की जाएगी। तो आपको बता दें 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। यात्रा की तैयारी में प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जुट चुकी है। आपको बता दें अभी तक 7 लाख रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं। वहीं इस को लेकर 15 अप्रैल को एक अहम बैठक भी की जा सकती है। इस बार की यात्रा में हम लोगों ने सभी यात्रा रूट पर हर 10 किलोमीटर को एक सेक्टर के रूप में विभाजित किया है और उसमें हमारे बाइक पर जो हमारे पुलिसकर्मी होंगे अपने रेडियो सेट के माध्यम से वो उन 10 किलोमीटर में लगातार मूव करते रहेंगे। कहीं कोई गाड़ी खराब हो रही है या अगर लाइन में कई गाड़ियां आड़ी तिरछी खड़ी हो गई हैं जिससे ट्रैफिक में व्यवधान हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने व्यवस्थित करने के लिए ये निर्देश दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो निर्णय हम लोगों ने लिए थे, होल्डिंग एरियाज़, इन केस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमारी प्रॉपर होल्डिंग एरिया, अगर आप इधर बद्रीनाथ जी के और केदारनाथ जी के रूट पे देखें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, छोटी सी होल्डिंग एरिया व्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पर हम लोगों ने अपनी होल्डिंग एरिया, वहाँ पर कितने ऐसे स्थान हैं जो कि निःशुल्क सेवा में दिए जा सकते हैं वो भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जहाँ निःशुल्क भोजन के साथ, क्योंकि सभी की तीर्थ यात्रा पे आने वाले सभी लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि अगर एक आध दिन उनको रुकना पड़े तो उसको एफोर्ड कर सकें। और जहाँ पर लोगों को रहने की, खाने की, वॉशरूम, टॉयलेट की सुविधा हो, तो काफ़ी माइक्रो लेवल पे इस बार तैयारी की गई है। और सेम यही हम लोगों ने गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर भी व्यवस्था की है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि यात्रा इस बार की सुखद हो, सुरक्षित हो, साथ ही साथ सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने काम को समय से पूरा किया जा रहा। और एक इसकी रिव्यू मीटिंग 5 अप्रैल को मैंने पुनः ऋषिकेश का जो हमारा ट्रांजिट ऑफिस है यात्रा का, वहाँ मैंने पुनः एक बैठक रखी है। अब तक की गई तैयारियों की एक समीक्षा उसमें की जाएगी। जनपदों को एज पर देयर डिमांड धनराशि भी पर्यटन विभाग द्वारा दी जा चुकी है। सभी जगह निर्माण कार्य और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लगातार पूरी की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन की प्रगति से उनको। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें जिसमें ट्रक में सवार 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से ट्रक के चालक और व्यक्ति को खाई से बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो आपको बता दें मसूरी में गहरी खाई में अनियंत्रित होकर एक ट्रक जो है वो गिर गई। हादसे में 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
तो सड़क हादसे में के शिकार जो है 2 लोग हो गए हैं। दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, गहरी खाई में अनियंत्रित होकर ये ट्रक जो है वो गिर गया, जिसके बाद से हादसे में 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो मसूरी में ये बड़ा हादसा हो गया। गहरी खाई में अनियंत्रित होकर एक ट्रक जो है वो गिर गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के हरिद्वार से मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक तस्कर जो है वो घायल हो गया है, जबकि कई तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि कंट्रोल रूम को पशु तस्करी की कोशिश की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और बदमाशों को घेरने की कोशिश की। तो आपको बता दें, हरिद्वार में पुलिस और पशु तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी जो है वो घायल हो गया है, जबकि बाकी आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जबकि जो घायल बदमाश हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मुठभेड़ में एक आरोपी जो है वो घायल हो गया है, जबकि अन्य आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं। तो हरिद्वार में पुलिस और पशु तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी जो है वो घायल हो गया, जबकि अन्य आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो हरिद्वार से जुड़ी ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में एक आरोपी जो है वो घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी सबरजीत सिंह को पंजाब के तरन तारण से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार कर विशेष टीम उधम सिंह नगर लाई गई है। इसी दौरान काशीपुर में हाईवे कोतवाली क्षेत्र से जिस वाहन से पुलिसकर्मी और सरबजीत आ रहे थे, उसका टायर भी फट गया और वाहन सड़क से नीचे गिरकर पलट गई। मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी सरबजीत सिंह पुलिस की पिस्टल लेकर गेहूं के खेत में घुस गया और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस कार्रवाई में आरोपी सरबजीत के दोनों पैरों पर गोली लग गई है। तो आपको बता दें, बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले का जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं। आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली लग गई है। हालांकि मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। तो बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड का ये पूरा मामला है, जिसमें इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो है वो घायल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानक मत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानक मत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे और कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। अभी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान शुभम सैनी को भी कंधे में गोली लगी है।
स्वयं थानाध्यक्ष को सर पे चोट लगी है एक्सीडेंट के कारण से, और एक धनराज कांस्टेबल है, उसे भी चोट आई है। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून जिले से है, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें, वहीं एसडीआरएफ के जवान ने एसडीआरएफ टीम को घटना की जानकारी दी और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कार्य में जुट गई है। इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो आपको बता दें, एक मकान में ये भीषण आग लग गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंची है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि जो है वो नहीं हुई है, लेकिन इलाके में इस आग से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इलाके में हड़कंप मच गया इस आग से, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ की टीम ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इलाके पे हड़कंप मच गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद खत्म होते ही अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चल गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर तैनात है। बता दें कि तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसटीएफ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। तो आपको बता दें, अवैध मजार के खिलाफ ये अभियान जो है वो देखने को मिला है। बुलडोजर चलाया गया है, अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें, एसडीएफ और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम के आदेश के बाद हरिद्वार में ये अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलाया गया है। तो भारी सुमननगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी थी? देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी, और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया गया? इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग द्वारा। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा, कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के रामनगर जिले से धर्मांतरण का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, जहां विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने और जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा था। वहीं इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है और मामले में पुलिस ने जांच जो है वो शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो रामनगर में युवती पर जबरन धर्मांतरण का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, जहां नौकरी का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। 4 घंटे पहले एक विषय संज्ञान में आया। एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जिसका नाम सलीम है और एम्बुलेंस चलाता है, एक हिंदू बहन को नौकरी का झांसा देकर रामनगर बुलाता है और एम्बुलेंस में उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। अपने शरीर के कपड़े पहन वस्त्र खोल देता है और बियर, शराब, सिगरेट और नशे की हालत में लड़की का मानसिक उत्पीड़न करता है और उसको शारीरिक संबंध बनाने पर दबाव देता है। इस सारे विषय को लेकर के रामनगर कोतवाली विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे विधर्मी को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसी तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति जिसने हिंदू बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य किया है, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी मांग पुलिस प्रशासन से की है विश्व हिंदू परिषद द्वारा।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में इन दिनों एक वायरल चिट्ठी की चर्चा है जिसमें राजनीतिक पारा जो है वो गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें, चिट्ठी में पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह की शिकायत आला कमान से की गई है। हालांकि हल्ला मचने पर वायरल चिट्ठी से कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि मैंने नहीं लिखी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये वो ही स्लीपर सेल का कारनामा है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रीतम सिंह को लेकर भी करण माहरा ने अपनी बात कही। तो आपको बता दें, इन दिनों एक वायरल चिट्ठी जो है वो काफी चर्चा में है। राजनीतिक पारा जो है इस चिट्ठी को लेकर गर्म नजर आ रहा है। आपको बता दें, चिट्ठी में पूर्व अध्यक्ष की शिकायत की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को ने हरारोहण अभियान पर जा रहे एसडीआरएफ के मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ को सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने फ्लैग ऑफ कर रवाना कर दिया है। आपको बता दें, मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ को उनके पर्वतारोहण अभियान के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने कहा है कि पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है और उच्च हिमालय क्षेत्र में आपदा के दौरान पर्वतारोहण की टीम रेस्क्यू कार्य में बहुत सहायक साबित होती है। तो माउंट कोजिस्को का आरोहण अभियान जो है वो शुरू किया है। पर्वतारोहण के एक साहसिक खेल जो है वो माना जा रहा है। राजेंद्र को फ्लैग ऑफ किया गया है। तो माउंट कोजिस्को का आरोहण करने के लिए पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर शिवालिक नगर से है, जहां प्रथम बोर्ड बैठक को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 7 के सभापति अमरदीप सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद ने कहा है कि अध्यक्ष जानबूझकर बोर्ड में बैठने से मना कर रहे हैं, बैठक करने से बच रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार से जुड़ी बातों को छुपाया जा सके। गौरतलब है कि नगर पालिका की बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की जानी थी, लेकिन बैठक न होने से स्थानीय प्रतिनिधियों में भी असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, कारण वही सीधा सा आपको हम जनता को पहले ही बता चुके हैं कि एक तो पहले ये डाइजेस्ट करना कि मैं जीत गया हूँ कि नहीं जीत गया हूँ। हमने बोला अध्यक्ष जी आप चोटी काटी और देखिए आप जीत गए हैं। अब वो कैसे जीते हैं सब जानते हैं, लेकिन वो ये कि जब पूरे प्रदेश में एक सिंगल निकाय की बैठक हो चुकी है, किसी की ज्यादा हंगामेदार हुई है, किसी कम हंगामा हुआ है ना, और आप ये देखिए पूरे प्रदेश में इकलौता एकमात्र ऐसा निकाय है नगर पालिका शिवालिक नगर जिसकी अब तक एक भी बैठक नहीं हुई। क्योंकि क्या है ना, जो पिछले भ्रष्टाचार उन्होंने किए हुए हैं, इस वित्तीय वर्ष तक उसको निपटाना है, वो रजिस्टर भरने हैं, पिछले बिल से उनका भुगतान करना है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से तो नगर पालिका का बोर्ड है ही नहीं है। उस व्यवस्था में लगे हुए हैं, भागते फिर रहे हैं, कभी यहाँ है कभी वहां है, कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक तो होता है कि भारत का रिकॉर्ड, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए, ये जो है ना, ये है जांच। जो 3200 लाइटें आई थी ना, इसको मैं चैलेंज कर चुका हूँ इनको। हाँ, चैलेंज। ये चैलेंज पता है क्या है? हमारी नगर पालिका में जो कुल मिलाकर 3200 पोल्स ही नहीं है। हम चैलेंज दे चुके हैं कि आप 3200 लाइट गिनवा दीजिए। और मजे की बात बताता हूँ आपको, अभी 10 दिन पहले 600 लाइट की परचेज और हुई है, वो पिछले पैसे से हुई है। अब क्या वो 600 लाइट भी रख के बैठे हुए? भाई वो लाइट जो है सेवा का काम है। इन्हें जितने सभासद हैं उनके हिस्से में, हिस्सा मतलब आबादी के हिसाब से, वार्ड की जो जनसंख्या होती है उसके हिसाब से जिसके हिस्से में जितनी लाइट्स आए उनको दें और वो लाइट्स लगाएं। अब अध्यक्ष जी चाहते हैं कि हर सभासद आए, मुझे माथा टेके और फिर मैं लाइट दूं। इस तरह नहीं चलेगा। ये जनता का पैसा सरकार के द्वारा सरकार के पास आया है, बोर्ड के पास आया है, और लोगों के लिए लाइट परचेज हुई है, और लोगों को ये लगाना आपका धर्म है, आपका कर्म है, ये करना पड़ेगा। भागने नहीं देंगे अध्यक्ष जी इस बार। बहुत जो जागरूक है इस बार आपके सभासद ना,
इसमें तो कोई डरने और दिखने वाला नहीं है। जी देखिए, चेयरमैन साहब का तो स्टार्टिंग से हम अब बताते हैं, चुनाव के समय से बताते हैं कि चेयरमैन साहब का कोई लेना देना नहीं है जनता से। उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना था। अभी उन्होंने मंदिर मस्जिद का भी मुद्दा उठाया था चुनाव में कि भाई ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। अब क्या है कि वो वोट ले चुके। पहले भी उनके दर्शन 6 साल बाद हुए थे चुनाव में, लोगों ने बोला उनको कि आप आ गए, है ना। तो वो ये कि 6 साल बाद दर्शन देते हैं, 5 साल बाद वो मिलते हैं। अब फिर दोबारा से वो पैटर्न चल पड़ा है। अब देखिए, लोग पीछे पीछे और अध्यक्ष जी आगे आगे। पहले तो फिर भी वो एस्केलेटर में उनका निवास हुआ करता था, अब तो उनका निवास भी अंतरिक्ष में चला गया है। अंतरिक्ष वाटिका है ना उसका नाम, अंतरिक्ष सिटी, अंतरिक्ष में रहते हैं अध्यक्ष जी। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।